लेट्स सपोज कि हमने एक प्रोडक्ट है, ठीक है, नाइफ होल्डर, हमने उसको सर्च किया और नाइफ होल्डर को हमने सर्च किया और हमने देखा कि जी लेट्स सपोज के नाइफ होल्डर हमारी प्रोडक्ट है जो हमें पसंद आ गई है और वो हमारे सारे के सारे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रही है। अब नाइफ होल्डर की प्रोडक्ट को पसंद करने के बाद अब बात ये है कि यहाँ तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, यानी एक ये डिजाइन भी है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है। तो नाइफ होल्डर में लोग मल्टीपल तरह के जो डिजाइन्स हैं वो सेल कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि इन डिजाइन्स में से कौन सा डिजाइन है जो ज्यादा सूटेबल रहेगा, और मैं फर्स्ट पेज पे भी उस डिजाइन को चूज करने के बाद आ जाऊं और मेरा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाए। ठीक है। तो इसका मतलब आम जुबान में कहूं तो आपने एक कंपैटिटर चूज करना है। ठीक है, एक कंपैटिटर होना चाहिए जिसको आप, उसकी प्रोडक्ट को आप 100% कॉपी करेंगे और वैसे ही आप भी सेल करेंगे। अब ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, इसमें से कौन सा है जो फाइनली आपने चूज करना है। हम कोशिश यही करते हैं कि जिसकी ज्यादा सेल्स है, जैसे ये 35,000 आपको मैंने बताया था कि 5 स्टार रेटिंग, आगे नंबर ऑफ रेटिंग होती है, कितने लोगों ने इसको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको जो है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको ऊपर फीनी के साथ ले जाओ खेलने। तो 35,000 है, तो हम ज्यादा से ज्यादा जिसकी सेल्स हुई हुई हैं और जिसकी नंबर ऑफ रेटिंग्स हैं हम उसे चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं नहीं ये वाला मैंने नहीं सेल करना, मुझे कोई और मॉडल चाहिए। तो फिर उसमें जैसे ये बैम्बू है, तो बैम्बू वाली प्रोडक्ट में ये 11,000 दफा इसकी रेटिंग है, सो दिस इज एक्चुअली गुड। तो लेट्स सपोज कि आपने कहा जी मैंने, ये मेरा कंपेटिटर है, प्रोडक्ट को हंट करने के बाद, डिसाइड करने के बाद, उसकी चीजें चेक करने के बाद आपने उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो एक कंपेटिटर चूज करना होता है जिसकी आपने प्रोडक्ट को 100% कॉपी करना है। ये वो प्रोडक्ट है जिसको आपने 100% जो है वो कॉपी करना है। अब ये प्रोडक्ट को आप कहाँ देखेंगे? देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आता है अलीबाबा जो कि होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अलावा DH गेट आता है। इसके अलावा मेड इन चाइना आता है। तो आप यहाँ पर alibaba.com ये ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना एक साइन अप करेंगे, पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनेगा नॉर्मल तरीके से जैसे बनता होता है। ठीक है, उसके बाद आपने, या फिर आप खोल लें मेड इन चाइना, अगर आपने कम देखना है कि अच्छा मुझे जो है ज्यादा अच्छी प्राइस मिल जाए, तो आप किसी और प्लेटफॉर्म जो है, जैसे मेड इन चाइना, ये है madeinchina.com, इसको ओपन कर लें। यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप कर लें फ्री, और यहाँ पर भी आप अपनी चीजें ढूंढ सकते हैं। इन दोनों के डैशबोर्ड तकरीबन सेम ही है। इसके अलावा DH गेट है, DH गेट। ठीक है, DH गेट है, इसके ऊपर भी आपको काफी ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाती हैं, DH गेट। तो आप यहाँ से भी जो है वो ढूंढ सकते हैं चीजों को, यानी जो प्रोडक्ट आपने चूज की है उस प्रोडक्ट को, उसके सप्लायर को, कि भाई हमें कौन सा बंदा सेम टू सेम प्रोडक्ट बना के देगा। और इसके अलावा एक आती है ग्लोबल सोर्सेज, ग्लोबल सोर्सेज। ठीक है, ये है globalsources.com। तो ये आपको मैंने यहाँ पे 3-4 वेबसाइट्स खोल के दिखा दी हैं जो कि आपको आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना के दे सकती हैं। इसमें से हम ज्यादा प्रेफरेबली अलीबाबा पे ही काम करते हैं, और मैं इसीलिए अलीबाबा पे ही आपको बताऊंगी। बाकी तक मेड इन चाइना, DH गेट और ग्लोबल सोर्सेज तकरीबन सब ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, अलीबाबा पे आपने अपना अकाउंट बना लिया, साइन इन कर लिया। सबसे पहला काम आपने यहाँ शिप टू चेंज करना है। जैसे हम amazon के ऊपर यहाँ पे हमेशा जो शिप टू है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, शिप टू को हम यहाँ करते हैं न्यूयॉर्क। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी जो शिप टू है उसको यहाँ पर पाकिस्तान आएगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान से साइन अप किया है, वो आपने यहाँ पे USA करना है।
क्योंकि आपने जो चीजें हैं पाकिस्तानी मंगवानी, आप अमेरिका में काम करने लगे हैं तो आपने अमेरिका के अंदर चीजें मंगवानी है, इसलिए आप यहाँ ये लगा दें। अगर कोई जिप कोड लगाना है तो लगा दें, नहीं तो आप ऐसे ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है इसका नाम पढ़ें साइड से, ठीक है। इसका जो नाम है दैट इज इन ड्रॉर बैम्बो नाइफ ब्लॉक होल्ड्स, ठीक है, 12 नाइफ्स और आगे, लेकिन मेन जो इसका नाम है वो है बैम्बो नाइफ ब्लॉक। ठीक है, तो आपने बैम्बो नाइफ ब्लॉक को कॉपी किया और यहाँ पर आपने उसको सर्च कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास जो है आ जाएंगे वो सारे मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, वो सारे के सारे लोग जो कि ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये देखिए, ये वाला ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, उसके बाद ये भी तकरीबन सेम प्रोडक्ट है, ये भी तकरीबन सेम प्रोडक्ट है। तो आपको कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो हमने सर्च किया है ना, लेकिन ये सेम प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। ठीक है, ये आपने नहीं सोचना कि अच्छा ये तो मैं उसी से बात करूंगा जिसकी प्रोडक्ट एग्जैक्ट इस तरह की हो जैसी मैं ढूंढ रहा हूँ। इट्स नॉट नेसेसरली इम्पोर्टेंट। आप जो है मतलब अगर आप इससे भी बात करेंगे तो क्योंकि ये लोग एक ही नीश में काम कर रहे हैं, दे आर ऑल वर्किंग ऑन नाइफ होल्डर, तो इसलिए इनके लिए इतना ज्यादा टफ नहीं होगा। तो आप जो है किसी से भी बात कर सकते हैं जो तकरीबन आपको रिलेटेड नजर आ रहा हो कि बैम्बो में काम हो रहा है, तो ठीक है, मैं बैम्बो पे रिसर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स सपोज कि इस पे आप आ गए। अब यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया है जो अपने आपने अपने जहन में रखना है कि मैं एक सप्लायर को अगर ढूंढने जा रहा हूँ तो मुझे उसको मल्टीपल तरीके से सर्च करना है, मैंने उससे बात करनी है, मैंने उससे रेट लेना है। वो रेट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह ये है कि हमने उसके बिहाफ पे हमारी जो प्रोडक्ट है उसका हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिपेंड करता है कि हम इनसे कम से कम क्या प्राइस लेते हैं। ये अगर हमें कम से कम प्राइस देंगे तो हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। तो उसमें अब आप देखें, इन्होंने वैसे जो दिखाई हुई है इस प्रोडक्ट की प्राइस, वो बताई हुई है कि अगर आप 1,000 पीसीज लेते हैं तो हम आपको $7.30 की देंगे। ठीक है, हाँ, हम ये चीजें पाकिस्तान से भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते। लेकिन एक मसला इसमें ये आता है कि हमारे जो लॉज होते हैं ना, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, वो बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है। शायद लाहौर में कभी आप निकलो तो आपको सड़कों के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा हो कि हमारे कंटेनर रिहा करो। ठीक है, वो अक्सर अक्सर जो है ना लोगों के खासतौर पे ये पठान जो बाहर से चीजें मंगवाते हैं ना, इन लोगों की दुकानों के बाहर लिखा होता है। और मॉडल टाउन लिंक रोड पे एक दुकान है बहुत बड़ी, तो वो लंडे की दुकान थी और बहुत बड़ी दुकान थी, 2-3 दुकानों पे, तो उन्होंने बाहर ये लिखा हुआ है कि हमारे कंटेनर रिहा करो। और इसके अलावा भी जो लोग पाकिस्तान से माल भिजवाते हैं या पाकिस्तान में माल मंगवाते हैं, वो कोई भी कभी भी कुछ भी कर देते हैं, ज्यादातर मसले बनते हैं। तो अगर आपके कस्टम्स में कोई जानने वाला हो, ठीक है, और अगर आपका यानी ये फ्रेट फॉरवर्डर्स जो होते हैं, ये कंपनियां जो बाहर माल भेजती हैं मंगवाती हैं, ठीक है, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, अगर आपके साथ इनकी अच्छी सलाम दुआ है और आपके पास खुला पैसा है, तो फिर आप चीजें भेज सकते हो। क्योंकि ये एक एक चीज, फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान में चीज है आपकी और आपने अमेरिका में उसे भेजना है, ठीक है, तो आप FBA फिर नहीं कर रहे, आप FBM कर रहे हो। कॉन्सेप्ट को समझे, FBA का मतलब होता है आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देनी है बनवा के। इसी का एडवांटेज होता है और यही रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैंने अमेरिका के वेयर हाउस में नहीं रखनी, जब भी ऑर्डर आएगा मिसाल के तौर पर तो मैं पाकिस्तान से अमेरिका में चीज भेजूंगा, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे करना है जिसे FBM कहते हैं, तो उसके लिए फिर आपने पूरे ये जो बीच के सिस्टम होता है, ठीक है, ये जो मैं अभी आपको सिखाने लगी हूँ अलीबाबा पे, ये आपको समझना होगा कि कितने रुपए की चीज होगी, आगे मुझे कितनी बीच में उसकी फ्रेट पड़ेगी, मुझे उस प्रोडक्ट को भिजवाने में कितने दिन लगेंगे, वो प्रोडक्ट जहाज से जाएगी, बहरी जहाज से जाएगी, किस तरह से, मतलब मेरा सोर्स ऑफ मीडिया क्या होगा जिसके थ्रू मैं भेज रहा हूँ, इन सारे के सारे मल्टीपल फैक्टर्स को आप देखोगे और फिर आप डिसाइड करोगे। आप रिसर्च कर लो पाकिस्तान के हवाले से, अगर आपको लगता है कि हाँ जी आई कैन डू दैट, तो आप जरूर करो। ठीक है, यानी पाकिस्तान की फैक्ट्री से लोग अपनी चीजों को बाहर अमेरिका भिजवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन बात फिर वही आती है कि आपके पास जो है वो सारा एक सिस्टम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कितने पैसे लगते हैं, कहाँ क्या होगा, कैलकुलेशंस करें और फिर उसके बाद उसको करें। तो वो कैलकुलेशंस और वो सारी चीजें आपको वही मैं बताने लगी हूँ, अली बाबा के थ्रू जब बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी।
तो 1,000 पीस अगर वो बनाते हैं तो इतनी लेंगे, 2,000 पीसीस तक कितना पैसा लेंगे, 3,000 पीसीस तक कितने रुपए लेंगे, उन्होंने अभी लिखा हुआ है। इनसे हम फर्दर बात कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको बता रहा है कि अगर आप क्वांटिटी 1 से 500 करते हैं तो 45 दिन में आपको पहुंचेगी, ठीक है। 500 से 1,000 है तो 50 दिन में पहुंचेगी। और अगर 1,000 है तो उसको हम निगोशिएट कर सकते हैं कि कामियां ज्यादा कब भेजनी है। कस्टमाइज लोगो भी आपको वो बना देंगे, जैसे अगर आपका प्रोडक्ट का नाम जो है दैट इज फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट का नाम हैदर है, ठीक है, आपने हैदर का लोगो लगाया है, तो हैदर का लोगो भी लगा देंगे और हैदर की प्रॉपर पैकेजिंग भी कर देंगे, ठीक है। या ओके, ये बात होगी। ये का आपने ये देख लेना है कि वो कस्टमाइज लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग दें, क्योंकि प्राइवेट लेबल का मतलब ही आपको पता है कि आपका लोगो होना चाहिए। दूसरी साइड पर ये बॉक्स आपको नजर आएगा, इसके ऊपर वेरीफाइड सप्लायर लिखा हो, इसका मतलब है कि अली बाबा वालों ने खुद जाके उस सप्लायर को देखा है, ठीक है। उसके बाद इसके 6 इयर्स, यहाँ CN और CN के आगे 6 इयर्स लिखा होता है, तो ये मिनिमम 2 इयर्स हों और 2 इयर्स से ज्यादा जितने मर्जी हों। मतलब कि ये 2 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल वाले को इग्नोर कीजिएगा, 2 साल से लेके ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल से काम कर रहे हो, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेटिंग आपको पता है कि 4 स्टार होनी चाहिए कम से कम, 4 स्टार से कम अच्छी नहीं होती, तो 5 में से 4.0 या उससे ज्यादा। और ऑन टाइम डिलीवरी रेट यहाँ पर 90% होना चाहिए कम से कम, या 100% है तो ये बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको 2 घंटे से भी कम में रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये अच्छी चीज होती है। ये रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे मिनिमम 6 आवर्स या 8 आवर्स होना चाहिए। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ नीचे जब आप आ जाएंगे इस बॉक्स से हट के, तो यहाँ आपको ये ट्रेड एश्योरेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब होता है कि आप जो पैसे भेजेंगे ना, जब ये आपकी प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपके जो पैसे है ना वो आप इनको देंगे, तो अली बाबा आपके पैसों को अपने पास रख लेगा और इनको कहेगा कि आपका सामान बना के भेज दें। आप ओके करेंगे कि हाँ जी सामान ठीक है बिल्कुल, तो अली बाबा फिर आपके पैसे इनको दे देगा। मतलब बीच में अली बाबा एज अ ट्रेड एश्योरेंस इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अली बाबा एज अ ट्रेड एश्योरेंस इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है ताकि आपके साथ धोखा ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज है। अच्छा, मेरा इनके साथ काफी एक्सपीरियंस क्योंकि हुआ है, मैं काफी ज्यादा क्लाइंट्स के लिए काम किया सब। इसको बेसिकली ये जो टॉपिक अभी हम पढ़े ना, इस टॉपिक को कहते हैं सोर्सिंग। SOURCING, सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, के प्रोडक्ट को चाइना से, पाकिस्तान या दुनिया में कहीं पे भी मंगवाना। और ये अक्सर लोग होते हैं जो वो आपको क्योंकि उन्हें नहीं इतनी इंग्लिश आती है और उन्हें नहीं इतनी चीजें पता होती ना, उनके पास टाइम होता है, तो वो आपको ये टास्क दे देते हैं 25,000, 30,000, 45, 50,000 का भी, कि जी आप हमारी फलां प्रोडक्ट को रेट करो और हमें मंगवा दो, ठीक है। तो सोर्सिंग एक बहुत अच्छी जॉब है, ये अक्सर आपको वैसे भी मिल जाती है काम करने के लिए। तो उसमें एक चीज होती है कि चाइनीज कुछ बीच में आपको कहते हैं कि आप हमें पेमेंट जो है ना वो अली बाबा से नहीं करना, हमें सेपरेट करना, ठीक है। तो आपने बात नहीं माननी, क्योंकि इसमें ये होता है कि अक्सर चाइनीज आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो ट्रेड एश्योरेंस एक अच्छी चीज है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। उसके बाद जी, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। अब यहाँ पर आपको दोबारा देखे नजर आ रहा होगा चैट नाउ, कॉल अस, कॉन्टेक्ट सप्लायर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर चैट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। किसके ऊपर क्लिक करना है? चैट नाउ के ऊपर। कॉन्टेक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक नहीं करना, चैट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। चैट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बेसिकली क्या आपको फायदा होगा कि आप उनके साथ जो है वो गपशप लगा सकते हैं फौरन, ठीक है। यानी आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा यहाँ पे ऐसे मैसेंजर का, और आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो। आप उनमें बोलो कि हाय मेरा नाम ये है, मैं फलां कंपनी से बिलोंग करता हूँ, कोई भी अपनी कंपनी को फर्जी नाम दे दें, ठीक है, कि मैं फलां जगह से बिलोंग करता हूँ। और जो क्या उसे कहते हैं, मुझे आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी लगी है, मैं खरीदना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने अमेजोन पे काम करना है, तो लिहाजा आप मुझे बताएं कि आप क्या रेट लेंगे। इसका एक टेम्पलेट है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, वो टेम्पलेट आप एज इट इज अपने हिसाब से एडजस्ट करके भेज दीजिएगा, ठीक है। अब इस वक्त जो बीजिंग है यानी चाइना है, इस वक्त वहां पे 6:15 हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे 3:15 है, वहां पे इस वक्त 6:15 है, मतलब वो हमसे 3 घंटे आगे है। ज्यादा गर्मी के मौसम में 4 घंटे का फर्क पड़ जाता है, और सर्दी वगैरह के मौसम में 3 घंटे चाइना हमसे आगे होता है आमतौर पे। तो इस वक्त वहां पे 6:15 हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि आपने उनसे
इस वक्त आपके दिल में ख्याल आया कि मैं उनके साथ गपशप लगाना शुरू कर दूं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके भी ऑफिस के घंटे होते हैं। वो सुबह आपको 8 बजे से लेके शाम को 4 5 6 बजे तक भी मिल जाते हैं, चाइनीज टाइम के हिसाब से बता रही हूँ। ये नहीं कि आपको शाम को 6 बजे ख्याल आए और आप उन्हें मैसेज करें, उस वक्त उनके रात के 9 बज रहे होंगे, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते होते हैं कि वो जब वो समझते हैं जब हम फ्री होंगे तो हम बात कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इनसे बात करने के लिए, चाइना से बात करने के लिए, चाइनीज सप्लायर से बात करने के लिए आपको अपना टाइम सेट करना पड़ेगा। तो ये एक बात आप अपने जेहन में रखिएगा। टेम्पलेट में शेयर कर दूंगी, तो वो आप यहाँ डाल दें। अच्छा, कॉन्टेक्ट सप्लायर के अंदर, हाँ, चैट नाउ अगर आप नहीं करते, कांटेक्ट सप्लायर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको इस तरह से कस्टमाइज सी बात आ जाती है। यहाँ पर भी आप अपनी वही जो टेम्पलेट मैं दूंगी उसको आप यहाँ पर ऐड करके बाकी सारी चीजों को पढ़ सकते हैं कि अच्छा मैंने ये वाला ब्लॉग के बारे में पूछने लगा हूँ, और मैं यहाँ बता दूं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में 1,000 यूनिट चाहिए या 500 यूनिट चाहिए। ज्यादातर आप उन्हें 500 ही कहिएगा स्टार्ट में, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें हैं, और वो टेम्पलेट यहाँ पे पेस्ट किया और सेंड कर दिया। तो उससे ये है कि वो जब ओपन करेंगे उनके पास जो टाइम होगा 24 घंटे के अंदर उन्हें ये कोटेशन मिल जाएगी और वो आपको भेज देंगे, ठीक है। तो चैट नाउ से ये होता है कि अगर वो उस वक्त लाइव आपके पास मौजूद होते हैं तो वो आपको फौरन रिप्लाई कर देते हैं, ये जल्दी हो जाता है। और आपने उनसे व्हाट्सएप नंबर ले लेना है, आपने उनसे बातचीत करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर गपशप लगानी है, लेकिन पेमेंट्स वगैरह और हर चीज जो है वो आपने अलीबाबा से ही करनी है। ठीक हो गया। ये आपका है जी। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट जब आपने चूज की, ये वाली, तो आपने उस प्रोडक्ट को कैसे अलीबाबा से या मेड इन चाइना से ढूंढना है। प्रोडक्ट को amazon कंफर्म करेगी जब चली जाएगी। हाँ जी, वो जो बात है ना amazon तक पहुंचने वाली, उसके अंदर ये होता है कि जब हम लोग इनको कहते हैं कि प्रोडक्ट को पहुंचा दो, तो वो हमें कहते हैं कि तुम्हें प्रोडक्ट कहाँ भिजवानी है। हम उन्हें कहते हैं हमें अमेरिका भिजवानी है, ठीक है। तो वो आपको कहेंगे फिर डीडीपी होगा। डीडीपी कहते हैं डिलीवर ड्यूटी पेड, ठीक है। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो चाइना वाले वहां से बनवा के पैक करके उसको अमेरिका के वेयर हाउस जो जहां भी आपने उन्हें कहना है वो वहां पहुंचा देंगे। वो डीडीपी होती है, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, ठीक है। दूसरी तरफ वो और आपके वो पैसे भी लेंगे ज़ाहिर है इस चीज के। उस दूसरी तरफ आपके पास आती है EXW। EXW का मतलब होता है कि वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बनाकर अपने चाइना के ही वेयर हाउस में रख देंगे, अपनी ही फैक्ट्री में रख देंगे। आपने आगे किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना है, वो वहां से इन्वेंट्री उठाएगा, प्रोडक्ट उठाएगा, उसको बहरी जहाज पे चढ़ाएगा और उसके बाद उसको अमेरिका पहुंचाएगा। फिर आपने इनको पैसे देने हैं मैन्युफैक्चरिंग के, और आगे फ्रेट फॉरवर्डर को पैसे देने हैं शिपिंग के। ठीक हो गया। ये जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी ज्यादा अच्छे से। और एक होती है टर्मिनोलॉजी, उसको कहते हैं FOB। एफओबी कहते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड, कुछ लोग इसको फ्री ऑन बोर्ड भी कहते हैं। फ्रेट ऑन बोर्ड या फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट बना देंगे, और आप उनके उनका जो भी कोई सिटी है, फॉर एग्जांपल बीजिंग है, तो बीजिंग के करीब तरीन जो भी कोई पोर्ट है उस पोर्ट पे वो आपके माल को छोड़ देंगे और उसके शिप पे चढ़ा देंगे। अब शिप जो है वो बैरी जहाज जो है वो जब समुंदर से होता हुआ तकरीबन 45 डेज लगते हैं, किसी के 25 डेज लगते हैं, कोई आपको 35 दिन का टाइम देता है, ठीक है। मतलब 35 दिन आपके लगेंगे समुंदर में, और आगे जो बीच में मैन्युफैक्चरिंग के दिन लगते हैं, कोई 1 महीने का टाइम देता है, कोई 2 महीने का। तो ये तकरीबन आप समझो 2 महीने लग जाते हैं, 1.5 से 2 महीने। तो अच्छा, अब वो जो आपका जो FOB है उसमें आपकी जो शिपमेंट है, जब वो वाया ओशन आ रही होती है, लेट सपोज तूफान आ गया, शिपमेंट गिर गई, तबाह हो गई, तो उसमें ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट का 50% है वो पे करते हैं, 50% नुकसान आप बर्दाश्त करते हो। तो और आगे से फिर अमेरिका के जो भी कोई वहां पोर्ट है उस पोर्ट से उतारना और फिर अमेरिका के वेयर हाउस तक लेके जाना, ये आगे आपके फ्रेट फॉरवर्डर का काम होता है। तो इसे कहते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड। अब अमेरिका का कौन सा वेयर हाउस होगा, ठीक है, प्रोडक्ट को किस वेयर हाउस में पहुंचाना है, ये आपको अमेजोन खुद बताएगा। जब अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट आप लॉग इन करते हैं,
amazon का सेलर सेंटर जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने अपनी एलएलसी वगैरह बनवानी है, और उसके बाद आपने उसके अंदर अपना रजिस्टर नो नहीं करना था। जब आपने अपनी एलएलसी बनवानी है और आपने अपना सेलर सेंट्रल वगैरह बनवाना है, ओहो मोबाइल ही मेरे पास नहीं है, मेरे पास ही है। ठहरे एक सेकेंड। 1 मिनट रुकिएगा, मैं लिख लूँ। 5503 नो 399 550399 साइन इन। ये है जी आपका सेलर सेंट्रल, ये इस तरह नजर आता है अगर आप देखें तो। ठीक है। जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है, इस सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर आप जब जाते हो तो आप वहां जाने के बाद यहाँ पर आपके साइड पे सारी चीजें जो है वो आ रही होती हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब प्रोडक्ट, तो मैनेज ऑल इन्वेंट्री। यहाँ पर आपके पास जो है जो भी प्रोडक्ट आपने भेजनी होती है उसका सारा स्टेटस आ रहा होता है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है जो एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव है, कौन सी कंप्लीट है, कौन सी सुप्रेस है, और कौन सी किस कंडीशन में पड़ी हुई है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर जब आप आते हैं अपनी मैनेज इन्वेंट्री के अंदर, तो मैनेज इन्वेंट्री के अंदर जब आपने रीस्टॉक इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक किया या एफबीए इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर पूरे का पूरा आपको अमेजोन के ऊपर पहले एक प्लान बनाना पड़ता है कि जी मुझे फला प्रोडक्ट जो है वो भिजवानी है, प्रोडक्ट का नाम ये है, प्रोडक्ट का वजन ये है, प्रोडक्ट के यूनिट्स इतने हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट जो है चाइना से फलां जगह से आ रही है। तो फिर amazon आपको ये सारी बातों के जवाब में वो आपको बताता है कि जी फलां जगह पर जो है वो आप अपनी इन्वेंट्री को भिजवा दें फलां वेयर हाउस में। फिर वो जो एड्रेस है वो डैशबोर्ड यहाँ पे होता है, यहाँ से आप उठा के अपने सप्लायर को भेज देते हैं कि मेरी इन्वेंट्री आने लगी है। ठीक है। तो फिर अब आप जो है वो उसको देख लो, मतलब कि आप मेरी इन्वेंट्री आएगी तो आपने जो है उसको अपलोड करना है। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि amazon आपको अपना जो भी वेयर हाउस का एड्रेस है वो दे देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया सोर्सिंग। सही है। अब सोर्सिंग में एक और चीज इंपॉर्टेंट थी, और वो ये कि आपने उनसे सैंपल भी मंगवाने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 3-4 सप्लायर से बात की, आपको रेट अच्छा मिल गया, तो आपने उनसे कहना है कि मुझे सैंपल भी भेजो। सैंपल अब डिपेंड करता है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो या आपका क्लाइंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो आप उसके यहाँ पे मंगवा लो। अगर आपका क्लाइंट अमेरिका में है और उसको सैंपल भेजने हैं तो एक उसको भिजवा दो, दो अपने पास मंगवा लो। या अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं पता सारी चीजों का, तुम ही देख लो, तो आप जहां पर है ज़ाहिर है आपने सैंपल वहां पे मंगवाने हैं। ठीक है। तो ये आपने सैंपल जो है वो लाजमी मंगवाने हैं। सैंपल 3 लोगों से आपने मंगवाना। सैंपल फ्री होता है, लेकिन जहां मंगवाना है उस एरिया तक की जो शिपमेंट फीस होती है ना वो आपसे लेते हैं। डिपेंड करता है, $80 से लेके $150 $200 तक वो आपसे लेते हैं। प्रोडक्ट का वेट भी बहुत मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने amazon FBA कैलकुलेटर के बारे में बताया था, आपको याद है? ठीक है। amazon FBA कैलकुलेटर यूएसए, यूएसए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम यूएसए के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप यूके पे होंगे तो आप यूके लिख लेंगे, अगर आप जापान में हैं तो आप जापान पे, और आपने कंटिन्यू एज गेस्ट करना है। यहाँ आने के बाद लेट सपोज मैंने आपको कहा कि हमें ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, तो और हमने यही बेचनी है ऐसी बनवा के, तो हम इसका एसिन कॉपी करेंगे। ऊपर ये बी से लेकर
स्लैश से पहले तक एसिन यहाँ पर लिखा होता है, मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। वैसे अगर आप नीचे आए तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पर भी एसिन होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वो नंबर होता है जो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को देता है जब आप प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये आपने यहाँ से एसिन कॉपी किया और यहाँ यूएस, अमेजोन स्टोर के नीचे यूएस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने इसको ये किया और सर्च कर दिया, तो ये प्रोडक्ट आ गई। वो आपको बता रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट तुमने यहाँ पे सर्च किया, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मैंने आपको कहा था योर फुलफिलमेंट, ये आप तब करोगे जब आपने खुद अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान से भेजनी है या आपने जो भी कुछ खुद करना है वो, तब ये FBM के लिए योर फुलफिलमेंट का नाम इस्तेमाल करते हैं। इसको कैंसिल कर देते हैं। FBA क्योंकि हमने करना है इसलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। आइटम की प्राइस, वो कह रहा है कि ये जो आपका कंपेटिटर है ना, ये इसको इतने रुपए की बेच रहा है, ये सेल पे लगी हुई है, हमने सेल की वो नहीं देखनी होती प्राइस, ठीक है, हमने ओरिजिनल देखनी होती है। ओरिजिनल प्राइस इसकी है 39.95। तो हमने सेलिंग प्राइस का मतलब है या आइटम प्राइस का मतलब है कितने की बेचनी है। 39 पॉइंट हम $1 कम करके बेचते हैं, तो हम $38 की लेट सपोज बेचेंगे। अब उसके बाद अमेजोन फीस आती है। अमेजोन फीस का मतलब ये होता है कि अमेजोन जो है आपकी प्रोडक्ट को, क्योंकि कस्टमर के घर तक पहुंचाएगा, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट का ख्याल रखेगा, उसको अपने पास रखेगा, तो वो ये 3 फीसिस आपसे लेगा। जाहिर है वो अपनी जगह यूज कर रहा है, अपने सोर्सेज यूज कर रहा है, अपनी शिपमेंट कंपनीज को हायर किया हुआ है, उनको वो जो है यूज कर रहा है। दैट्स वाई आपने इन तीनों को देखना है। अब इसमें स्टोरेज कॉस्ट आती है। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब है कि ये प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर करने की पर प्रोडक्ट वो $0.28 लेगा। फुलफिलमेंट कॉस्ट का मतलब है कि जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो उसे पिक पैक और शिप करके भेजने की वो ये कॉस्ट ले रहा है इस प्रोडक्ट की। और अमेजोन फीस का मतलब है ये अमेजोन की अपनी रेफरल फीस है। रेफरल फीस का मतलब होता है कि देखिए अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी प्रोडक्ट लगाई, तो अमेजोन के अपने जो कस्टमर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो इसे रेफरेंस फीस कहते हैं या रेफरल फीस कहते हैं। तो वो आपसे ये लेगा, तो ये 3 फीसिस हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने जनवरी से सितंबर में अगर सेल करनी है प्रोडक्ट, तो फिर ये फीसिस होती हैं। अगर आपने अक्टूबर से दिसंबर में करना है तो थोड़ी थोड़ी सी फीसिस हाई हो जाएंगी। इसकी वजह सिर्फ ये है कि अक्टूबर से दिसंबर में अमेरिका में लास्ट Q4 होता है। Q4 मतलब Q4, और उसमें बहुत ज्यादा सेल होती है। तो Q4 के अंदर जो है वो ये वाली जो स्टोरेज फीस है ये देख लें हम, थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो एनीवेज हम जनवरी से सितंबर कर लें। तो उसके बाद वो कह रहा है मंथली स्टोरेज फीस जो उसने यहाँ लिखी हुई है कि 0.28 उसने दोबारा यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है कि वो कह रहा है कि मतलब तुम कितने यूनिट्स की बात कर रहे हो। हम अभी उससे एक ही यूनिट की बात कर रहे हैं कि हमें एक यूनिट पे पता चले कि हमें क्या फीस पड़ती है या हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो यहाँ भी 1 रहना है, यहाँ भी 1 रहना है, ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो कॉस्ट स्टोरेज पर यूनिट इतनी है, वो तो वही बात है, ये वाली दोबारा नीचे लिख दिया। अब ये यहाँ दो चीजें आती हैं। ये दो चीजें हैं, ये आपको अब समझ आएंगी क्योंकि अब हमने पढ़ लिया सोर्सिंग। कॉस्ट ऑफ गुड का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो आपको कितने की पड़ी है, ये तो हमने कस्टमर को देनी है ना 38 रुपए की या $36 की, तो हमें खुद वो कितने की पड़ी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पे अली बाबा पे वो आपको बताते हैं कि आपको हम ये प्रोडक्ट लेट सपोज 6.97 की दे रहे हैं या 5.88 की, यहाँ तो लिखा हुआ है, हम वो हमें वैसे अलग से बताएंगे। तो वो हमें जितने की भी बताएंगे वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो स्टोरेज फीस होती है, ओ सॉरी शिपिंग फीस होती है। मैंने आपको बताया कि ये तो वो फीस है, ये तो वो प्राइस है जो वो हमारी प्रोडक्ट को बना के अमेरिका के चाइना के वेयर हाउस में जब उन्होंने चीज हमारी बना दी है, मैन्युफैक्चर कर दिया है, तो वो इतने की है। लेकिन अब उसको अमेरिका भिजवाना भी तो है, तो उसके लिए वो शिपमेंट फीस लेंगे।
ठीक है, अगर वो आपको डीडीपी प्राइस देता है तो डीडीपी प्राइस में आपने उससे पूछना है कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड क्या है और मेरी शिपमेंट क्या है, क्योंकि डीडीपी में कॉस्ट ऑफ गुड, ठीक है, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट और जो शिपमेंट की कॉस्ट है वो मिला के आपको बताते हैं, तो वो आप उनसे अलग अलग पूछ लें। और EXW के अंदर तो वो आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड बताते हैं, और जो दूसरी कॉस्ट है मिसलेनियस या शिपमेंट कॉस्ट, वो तो आपने लेनी है अपने फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर मतलब जो आपकी प्रोडक्ट को अमेरिका तक पहुंचाएगा, ठीक है। और अगर आपने लेना है, तीसरा जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो थी FOB। तो FOB में भी वो आपको बताएंगे कि अच्छा फला एयरपोर्ट तक, फला पोर्ट तक पहुंचाने के हम आपसे इतने पैसे ले लेंगे, वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड हो गई। और आगे से जो आपने कंपनी हायर करनी है उसको आपको अपनी प्राइस बता देगी पर प्रोडक्ट, तो वो आप यहाँ लगा लोगे। लेट सपोज हम लिखते हैं कि हमारी शिपमेंट कास्ट $2 है, ठीक है, अंदाजे के मुताबिक। तो फिर आपको यहाँ नीचे नजर आ रहा है नेट मार्जिन। नेट मार्जिन 40.78% के हमें एक प्रोडक्ट सेल करके, ठीक है, अगर हम उसे $38 की सेल करते हैं और हमें ये उसके ऊपर कॉस्ट आती है तो हमें $40 बचते हैं, 40% बचता है। और नेट प्रॉफिट डॉलर में $15 यानी कि $15.5 हमें बचते हैं। 38 रुपए की चीज सेल करके हमें एक प्रोडक्ट के पीछे 15.50 बचते हैं। नेट मार्जिन ये है। अब ये कैलकुलेटर आप पाकिस्तानी डिटेल्स के लिए भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन था जिसे मैंने अनचेक कर दिया है, सिंपल है, आपने खुद ही डिसाइड करना है कॉस्ट ऑफ गुड क्या है, ठीक है, और उसके बाद मुझे कितने की पड़ रही है, और बाकी सारी चीजें। क्योंकि आप अमेरिका के वेयर हाउस तक तो भेजोगे नहीं, तो इसलिए ये सारी चीजें तो इस साइड पे नहीं होंगी, ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हो। जब कोई आपसे पूछेगा ना कि मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो, तो आपने उसको सिर्फ ये नहीं प्रोडक्ट बता देनी है, आपने उसके सप्लायर से बात करनी है, रेट्स लेने हैं। अगर सप्लायर से बात करके रेट नहीं लेने तो अली बाबा के ऊपर जो यहाँ लिखा हुआ है इसको एक दफा अच्छे से स्टडी करके फिर कैलकुलेटर में चीजें ऐड करके फिर आपने उसको नेट मार्जिन देना है। लेकिन इसमें ये वाली कॉस्ट जो होती है ना शिपमेंट, ये मुश्किल से मिलती है, इसीलिए आपने ज्यादा होशियारी नहीं करनी है मैं यहाँ से बस देख लूं और मैं लिख दूं। आपने प्रॉपर किसी एक दो बंदे से बात करके फिर यहाँ पर जो है रेट्स ऐड करने हैं और नेट मार्जिन निकालना है। स्टैंडर्ड नेट मार्जिन मैंने आपको बताया था $30 से लेके 35 या 40 डॉलर तक होता है। मिनिमम $30 होने, 30%, सॉरी, मिनिमम नेट मार्जिन 30% होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फिगर आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर मिनिमम 30% लाजमी हो। यहाँ तक आपको सब समझ आ गया? ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया जी अब आपका, ठीक हो गया, ये आपका हो गया जी सारा कुछ। डीडीपी वाली बात मैंने आपको बतानी थी, वो हो गया। अच्छा इसके ऊपर कुछ वो भी लगते होते हैं लेबल्स, यहाँ पे ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लेबल्स लगते हैं। लेबल्स मतलब आपको मैंने यूपीसीज वाली बात बताई हुई है, यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, या FNSKU। ठीक होगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपके पास यूपीसीज होने चाहिए। यूपीसी क्या होता है, आपने गूगल पे जाके लिखना है GS1, ये लोगो है और ये GS1 है। आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, GS1, ठीक है, GS1 ये www.gs1.org, ये आपने ओपन कर लेना है। ये यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है गेट अ बार कोड, ठीक है, गेट योर बार कोड्स, ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है गेट योर बार कोड्स पे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान, जिसको आपने चेंज करना है अमेरिका, यानी कि USA, USA। ये है जी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और क्लिक कर देना है गेट अ बार कोड या GTIN। अब
यूपीसी, ये है जी यूपीसी। यूपीसी क्या होता है, अगर मैं आपको गूगल पे ही रिसर्च करके दिखा दूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इमेजेस में। ये है जी यूपीसी। इस तरह के बार कोड्स आपने अक्सर अपने लाइफ में देखे होंगे। जब आप किसी भी मार्केट में जाते हैं वो आपको स्कैन करके बता देते हैं जी प्रोडक्ट ये है, उसके इतने पैसे हैं, ठीक है, और इतने, ये जिसको हम आमतौर पर बार कोड कहते हैं, आम जुबान में हम कहते हैं बार कोड को स्कैन कर दिया। तो वो जो बारकोड्स होते हैं उनके मुख्तलिफ नाम हैं। अगर वो यूरोप में है यानी कि लंदन में, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन एरिया, तो वो EAN यूज होता है, ठीक है। और अदरवाइज अमेरिका के हिसाब से ज्यादातर यूपीसी होता है, जिसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, जो कि एक कोड होता है, बार कोड होता है, जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। और आपकी प्रोडक्ट को जब स्कैन किया जाता है, ठीक है, हाँ, तो आपकी प्रोडक्ट के बारे में हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट फला प्रोडक्ट है, नाइफ होल्डर है, उसका वजन इतना है, उसका मटेरियल इतना है, उसकी ABCD डिटेल्स ये हैं। तो ये जो यूपीसी होता है ये फ्री नहीं होता है, ये आपको बाय करना पड़ता है, और आपको अपने क्लाइंट को बताना भी होता है कि आपने यूपीसी बाय करना है। एक वेरिएशन के लिए एक बार कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रोडक्ट अभी तक हमने चूज की है, कहाँ गई है, अगर तो ये है तो इसका एक यूपीसी होगा। लेकिन अगर आप नीचे देखो, ये 12 होल्डर वाली है तो इसका एक यूपीसी है। अगर आप 16 होल्डर वाली बनाओ, यानी कि जिसमें 16 यहाँ पर होल्डर्स होंगे, तो इसका यूपीसी अलग बाय करना पड़ेगा, इसका अलग। अब मिसाल देते हैं कि 16 होल्डर वाले का जो कलर है, ठीक है, वो 10 है, लेकिन 16 होल्डर वाले का कलर ब्राउन भी होता, तो ब्राउन कलर एक अलग वेरिएशन है, और 16 होल्डर 10 कलर एक अलग वेरिएशन है। तो उसके फिर दो बारकोड्स थे, 16 होल्डर के फर्दर दो बारकोड्स हो जाते। इसी तरह 12 होल्डर वाले का जो कलर है, अगर वो ब्राउन हो तो फिर वो एक उसका यूपीसी है, लेकिन अगर 12 होल्डर वाले का 10 कलर भी हो तो कलर में वेरिएशन आ गई, ठीक है। आप हमारी बात, आई होप सो मेरी बात समझ रहे हैं। एक टी शर्ट हो, उसका गला गोल हो, साइज स्मॉल है लेकिन गला गोल है, तो उसका एक यूपीसी है। लेकिन सेम साइज सेम कलर की टी शर्ट का अगर एक गला वी शेप हो या हाई नेक हो, ठीक है, तो उसका अलग से यूपीसी होता है। तो मतलब ये कि हर यूनिक प्रोडक्ट का एक यूनिक यूपीसी होता है, और वो आपको यहाँ GS1 से मिलता है। यहाँ से आपने जब क्लिक का बारकोड पे क्लिक किया तो उसने आपको यहाँ पे ये शो करा दिया। यहाँ वो आपको समझा भी रहा है, 3 साइज हो, 3 कलर्स हो तो 9 बारकोड्स चाहिए। अगर 3 साइज और 3 कलर्स और 3 ही स्टाइल्स हो तो 27 बारकोड्स चाहिए। प्रोडक्ट 100% सेम होनी चाहिए। क्या है, समझ लग गई मुझे, हाँ। मतलब लेकिन आपको जैसे जैसे वेरिएशन हो, मतलब वेरिएशन आ भी सकती है ना किसी मौके पे, तो उसके लिए एक और बार कोड हो। ये ना हो कि वो फिर अमेजोन रिजेक्ट कर देता है आपकी प्रोडक्ट को, वो कहता है कि बार कोड लेके आओ। ओके, तो आपने यहाँ पे GTIN आना है। यहाँ पे वो आपको फर्दर इसके रेट्स भी बता रहा है कि अगर आप एक GTIN लेते हैं तो वो $30 का है, अगर आप 10 लेते हैं तो वो आपको 1250 का मिलता है, अगर 100 है तो वो इतने के मिलेंगे, और इस तरह वो आपको रेट दे रहा है। आप गेट अ प्रीफिक्स या गेट अ GTIN पे क्लिक कर लें, और यहाँ पर आप फर्दर जो कार्ड वगैरह आपके क्लाइंट का होगा वो लगाएं, और आप उसको वहाँ पे पेमेंट कर देंगे। यहाँ आपका ब्रांड नाम आएगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन आपको कौन देगा, ये आपको आपके सप्लायर देंगे, 100% डिस्क्रिप्शन। और आपने ऐड टू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है, और इसको कार्ड के थ्रू बाय कर लेना है। अब आती है FNSKU। एक हो गया यूपीसी, ये आपने खरीदने हैं, ठीक है। अब FNSKU ये आपने खरीदने नहीं है, ठीक है। FNSKU कहते हैं फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट वो इस तरह के होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। यहाँ पर जब आप amazon को सेलर सेंट्रल में जाके बताते हो कि मेरी इन्वेंट्री आ रही है, फलां जगह से आ रही है, तो वो आपको शिपमेंट प्लान बनाने का मौका देता है। जब आप शिपमेंट प्लान बना रहे होते हो, डिटेल्स दे रहे होते हो, तो वहां पर आपको वो साथ में ये वाले यहाँ इस डैशबोर्ड के अंदर इस तरह बारकोड्स देता है, ये इस तरह से नजर आते हैं। ये आप डाउनलोड कर लेते हो। अगर लेट सपोज आप कहते हो कि मेरी 100 चीजें आ रही हैं, 100 यूनिट्स हैं, या 200 या 1000, तो वो आपको इस तरह के 1000 जो है ना वो दे देगा बार कोड्स। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट
नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपने यूपीसी लगाना है, वो अपनी खरीद के लगाना है, और FSNKU आपने लगाना है। अब FNSKU क्या होता है, ये amazon ने आपको क्योंकि बारकोड दिया है, तो इसमें amazon ने खुद अपने पास डाटा स्टोर किया है कि जी फलां प्रोडक्ट है, फलां बंदे का नाम है, फलां ब्रांड का नाम है, फलां जगह से वो आ रही है, ठीक है, और उसकी ये प्रॉपर्टीज है। इन अदर वर्ड्स, जैसे एसिन होता है, ASIN, एसिन, जो अमेजोन यहाँ पर आपको देता है, ये भी अमेजोन आपको देता है। और इसी तरह से जब आपकी प्रोडक्ट आ रही होती है, तो फिर उसको स्कैन करने के लिए, आप उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्कैन करने के लिए, वो आपको यहाँ पर जो है वो एक बारकोड देता है, FNSKU। ये सेलर सेंट्रल अकाउंट से डाउनलोड होते हैं, और फिर ये आप अपने क्लाइंट को भेजते हैं, सप्लायर को बेसिकली, कि सप्लायर फिर वो उनको कॉपी करता है, प्रिंट करता है, और आपके बॉक्स के ऊपर, या आपकी जो इन्वेंट्री है, एक एक जो इन्वेंट्री का बॉक्स है, यानी अगर एक यूनिट है तो उसके ऊपर, दूसरा यूनिट है तो उसके ऊपर पेस्ट करता जाता है, ठीक है। तो ये थे जी आपके पास जो बार कोड्स हैं वो सारे के सारे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज होती है, और उसको भी आपने गौर करना होता है, और वो होती है PO, परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, परचेज ऑर्डर जो होता है वो आपने बेसिकली, वो एक इनवॉइस होती है, आपको पता होगा मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ इनवॉइसेस होती हैं। परचेज ऑर्डर जो होता है, ठीक है, उसकी जो है इनवॉइस बनती है, और वो एक इनवॉइस होती है, ठीक है। वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता कि आप कहें कि वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल नहीं होता, लेकिन वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर परचेज ऑर्डर का कोई टेम्पलेट जो है वो लेना चाहें, तो आप वो गूगल से भी ले सकते हैं, ठीक है। इमेजेस में चले जाएं तो परचेज ऑर्डर या PO, यहाँ पर आप देख लें, इसमें सिंपली ये लिखा होता है कि ये जो बिल है, पैसे जो हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं पे कर रही हूँ, ठीक है, अब मैंने फलां चीज खरीदी है, फलां बंदे से खरीदी है, उसकी क्वांटिटी ये है, उसका रेट ये है, उसकी अमाउंट ये है, और इस तरह करके हमारी कंपनी का लोगो, और जो चाइनीज सप्लायर है उनका लोगो, उनकी डिटेल्स वगैरह बना के वो इसमें आपको ऐड कर देंगे, उनके पास होते हैं। अब अगर आपने उन्हें याद कराना है कि एक परचेज ऑर्डर वो बना दें, उसमें जो टर्म्स होती हैं वो ये होती हैं कि आपने 30% जो है वो अपफ्रंट होता है यूजुअली, और 70% जो है वो अपॉन शिपमेंट होता है, यानी कि 30% पैसे हम उन्हें पहले दे देंगे, और बाकी 70% जब हमें शिपमेंट मिल जाएगी, ओके हो जाएगी, तो अब उन्हें देंगे। कुछ लोग 50 और 50 की भी पेमेंट टर्म करते हैं कि नहीं जी, हमें 50% पहले चाहिए, 50% बाद में। तो वो आपने उनसे बात कर लेनी है कि आपकी पेमेंट टर्म्स क्या हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है परचेज ऑर्डर के अलावा, ठीक है, और वो होता है बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है, बोल भी कहते हैं इसको आम जुबान में। PO और बोल, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है, PO और बोल। जो बोल होता है ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू PO ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि, लेकिन तकरीबन इंफॉर्मेशन सेम ही होती है, कि शिप फ्रॉम कौन भेज रहा है, शिप टू कहाँ जा रही है, ठीक है, यानी अमेरिका में जा रही है, फलां जगह जा रही है, और थर्ड पार्टी फ्रेट फॉरवर्डर, यानी अगर आपने किसी को हायर किया है फ्रेट फॉरवर्डर को, तो वो थर्ड पार्टी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन भी बाहर आएगी। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आपका चाइनीज सप्लायर ही आपकी प्रोडक्ट को अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचा रहा है, तो आप दो लोगों के बीच में बात होगी, ठीक है। और आगे फर्दर ये वही बात है, ये टेम्पलेट्स उनके पास होते हैं, लेकिन आपने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। बिल ऑफ लेडिंग में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है फ्रेट फॉरवर्डर या कैरियर की इंफॉर्मेशन, कि कौन है जो कि प्रोडक्ट को लेकर जा रहा है, उसका वजन क्या है, और वो कैसे जा रही है, समुंदर से जा रही है, बहरी जहाज से जा रही है, या फिर वाया एयर जा रही है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है बिल ऑफ लैडिंग में।
पीओ के अंदर आपके बीच में और जो आपका चाइनीज सप्लायर है उसके बीच में मुआयदा होता है। लेकिन बिल ऑफ लैडिंग में अमेरिका की डिटेल्स और वहां की चीजें कि कहाँ जा रही है, कितनी देर में जा रही है, कैसे जा रही है, कौन लेके जा रहा है, ये सब भी होता है। तो आपने एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सोर्सिंग का काम कर रहे हो, चाहे वो आप पाकिस्तान से कहीं कुछ भिजवाने के लिए कर रहे हो या चाहे चाइना से अमेरिका, आपके पीओज और आपके बोल ये दोनों क्लियर होने चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया? कीमा, QIMA, कीमा। आपने गूगल पे जाके लिखना है कीमा, ठीक है। कीमा जो है, अगर आप आओ नीचे तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है www.keema.com, इसको आप ओपन कर लो। और इसके अलावा एक है वी ट्रस्ट, ठीक है। या आप ये वी ट्रस्ट, ठीक है, v/trust.com, इसे ओपन कर लो। ये दोनों इंस्पेक्शन की कंपनियां हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, जहर आप पाकिस्तान में बैठे हो, चीज आप चाइना में बनवा रहे हो, बेज आप अमेरिका में रहे हो, चीज सही ना बन के पहुंची या सैंपल अच्छा हुआ लेकिन चीज अच्छी ना हुई, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वजह से हम एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, इंस्पेक्शन कंपनी को, ठीक है, जो कि हमारे लिए मैनेज करती है कि वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसको जाके इंस्पेक्ट करे, उसको देखे और हमें प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर दे। तो उसके लिए हम कीमा पे जाते हैं, कीमा पे जाके किसी को हायर कर सकते हैं, ठीक है, या हम वी ट्रस्ट पे जाते हैं और या हम यहाँ जाके किसी को हायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं ये आपसे पैसे लेंगे, ठीक है, अप टू 500, $500, नहीं सॉरी, अप टू $300। ज्यादातर ये कंपनीज 250-300 लेती हैं और ये आपको प्रॉपर इस तरह से रिपोर्ट बना के देती हैं और आपको बताती हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। वो आपका मटेरियल मॉइस्चर चेक करती हैं कि चीज जो है फॉर एग्जांपल वो इतने ही इंचज की है जितने इंचज की बताई है, हर एक एक उसकी मेजरमेंट्स करते हैं, लोगों को चेक करते हैं, ठीक है, पैकेजिंग को चेक करते हैं कहीं से खराब नहीं, डैमेज नहीं है, ड्रॉप टेस्ट करते हैं। ड्रॉप टेस्ट का मतलब होता है कि चीज को फेंक के चेक करते हैं। Amazon भी ड्रॉप टेस्ट करता है, आपकी प्रोडक्ट जब डिब्बे में बंद हो तो उसे एक खास हाइट से नीचे फेंका जाता है और चेक किया जाता है कि वो टूटती तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं होती है। तो ड्रॉप टेस्ट ये भी जाके करते हैं, ठीक है, कि आपके डिब्बे पैकेजिंग वगैरह सब ठीक है या नहीं। तो आप कीमा से किसी को हायर कर लें, आप वी ट्रस्ट से किसी को हायर कर लें, इससे कोई मसला नहीं है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप अपने सप्लायर को ये भी कह सकते हो, ठीक है, कि जी परचेज ऑर्डर में भी कह सकते हो, लिख सकते हो ये बात कि हमें आपने मटेरियल की फोटो जब प्रोडक्ट बन रही हो, उसकी फोटो जब प्रोडक्ट इन प्रोसेस है और बन जाए, मतलब सारे स्टेप्स की फोटोज या वीडियो कॉल्स या वीडियोस भेजनी है ताकि हमें तसल्ली हो जाए। तो वो आप अपने परचेज ऑर्डर में कर सकते हो, उसको कहते हैं इंटरनल इंस्पेक्शन। इंटरनल इंस्पेक्शन ये तो कीमत तो जाएगी ही जाएगी, या वी ट्रस्ट में से तो कोई जाएगा ही एंड पे, लेकिन आप इंटरनल इंस्पेक्शन भी कराओ, पीओ में लिख दो कि जी हमने साथ साथ भी हमें सारी चीजें दें, यानी कि मटेरियल, रॉ मटेरियल की पिक्चर्स बताएं, जो लेबल्स आपने उनको दिए हैं उनकी फोटोज लगाने के बाद, कार्टन्स या बॉक्सेस की फोटोज, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो फैक्ट्स हैं उनको भी देखना है आपने कि थर्ड पार्टी यानी जो कीमा है वो अगर एग्री करती है तो आपने कोई इसमें वो नहीं करना गुस्सा गिला, कि नहीं नहीं हमने इंस्पेक्शन नहीं करवानी, इंस्पेक्शन के लिए टीम आएगी और आपने उनको सारा कोऑपरेट करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ब्रांडिंग और पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है हैदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट चूज की है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट या तो ठीक है, इतनी तो समझ आ गई है, इसके ऊपर लोगो शोगो भी हमारा लग गया, ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट को किसी डिब्बे में, किसी बॉक्स में, पैकेज में पैक भी तो करके भेजना है। तो वो जो सारा डिजाइन है वो कौन बनाता है, वो बनाता है ग्राफिक डिजाइनर। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के शूट करेगा फोटोग्राफर, इसकी वीडियो बनाएगा वीडियोग्राफर, लेकिन इस प्रोडक्ट को एडिट करेगा या वीडियो को एडिट करेगा ग्राफिक डिजाइनर। तो हमें एक ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए होता है जो हमारी वीडियोस को एडिट कर सके, ठीक है, जो हमारी वीडियो एडिट करके दे सके, जो हमारी,
और जो हमारी जो फोटोज है उन्हें एडिट करके दे सके। और फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर और ग्राफिक डिजाइनर ये सब हमसे अलग अलग पैसे लेते हैं। और फिर हमारी पैकेजेस की भी बकायदा होती है, जैसे ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये जो नाइफ होल्डर है इसके पीछे ये डिब्बा है। तो ये जो बॉक्स है ये भी आपने अपने सप्लायर से बात करनी है कि पैकेजिंग जो है वो आप कर दोगे। वो आपको कहेंगे कि अगर आपने सिंपल पैकेज बनवाना है, सिंपल यानी कि गत्ते का पैकेज होगा, ठीक है, तो उसके वो कम पैसे लेंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से कस्टमाइज पैकेज बनवाना है तो वो उसके पैसे अलग देंगे। एक तो आप ग्राफिक डिजाइनर से पहले इसको डिजाइन कराओगे, फिर उन्हें बताओगे, फिर वो इसके आपको अलग से रेट भी बताएंगे, और वो रेट भी आपने ऐड करना है अपने पूरे की पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। ये नहीं है कि इसको आपने निकाल देना है, वो इसमें $1 या 0.50 सेंट्स या 0.20 सेंट्स जितने भी वो आपसे कह रहे हैं वो आपने बीच में ऐड करने हैं। तो ये पैकेजिंग, ठीक है, और ब्रांडिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपने ब्रांड का नाम पहले से डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ब्रांड का नाम नहीं है या अगर आपके क्लाइंट ने नहीं रखा तो उसे कहें कि बताए और उस ब्रांड का लोगो वगैरह बनाए, ठीक है। तो कार्डबोर्ड बॉक्स जो है वो, या डिजाइन बॉक्स, ये है डिजाइन बॉक्स, ठीक है, इसे कहते हैं डिजाइन बॉक्स। एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है वो सिंपल कार्डबोर्ड का बना हुआ होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत डिजाइन होता है। और एक बैग होता है कि ये प्रोडक्ट जो है बॉक्स में नहीं है बल्कि बैग में, नॉर्मल बैग वगैरह जो होते हैं उसके अंदर डाल दी जाती है। तो ये आपने उनसे पूछना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है बैग में आएगी, कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगी, या डिजाइन बॉक्स में आएगी। कुछ प्रोडक्ट्स गिफ्ट होती हैं, जैसे ये प्रोडक्ट आप किसी को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो। तो गिफ्ट की जो पैकेजिंग होती है या वो डिफरेंट होती है। जो नॉर्मली किसी ने घर में यूज करनी होती हैं चीजें, उनकी पैकेजिंग अलग होती है। तो ये आपने सारी की सारी चीजों को देख लेना है, ठीक हो गया। इसमें एक और प्रो टिप है। प्रो टिप ये है कि आपने फॉर एग्जांपल डिसाइड किया इस बंदे की प्रोडक्ट सेल करनी है, ऐसी ही सेल करनी है, तो आप ये सेम कंपेटिटर की जो प्रोडक्ट है ना वो ऑर्डर करके अपने पास मंगवाएं। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपने 122 किया है, ठीक है, $130 किया है, तो ये प्रोडक्ट आप अमेरिका में या पाकिस्तान में अपने पास ऑर्डर करके मंगवाएं, चेक करें। या अगर आप पाकिस्तान में महंगी पड़ती है, शिपमेंट बहुत महंगी पड़ती है, तो आप इसे अमेरिका में ही कहीं मंगवाएं और अपने किसी रिश्तेदार दोस्त के पास, और उसे कहें कि आपको तस्वीर वगैरह वीडियो कॉल वगैरह भेजे, ठीक है, करके। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरा कंपेटिटर किस तरह की पैकिंग कर रहा है, तो या पैकेजिंग कर रहा है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप भी उसी तरह की जो है पैकिंग को देख लो, या एटलीस्ट उससे रिलेटेड चीजों को देख लो। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। और अगर आपने किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर नहीं करना, आप पैसे बचाने हैं, या आपको खुद डिजाइन आता है, तो कैनवा वगैरह के ऊपर भी ये लोग काफी अच्छा काम कर लेते हैं। तो कैनवा से कर लें, या फिर अगर आप फाइवर या अपवर्क से भी अगर किसी को हायर करना चाहते हैं तो वो आप उसको वहां से हायर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री अब क्या चीज होती है? ब्रांड रजिस्ट्री होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आपने ब्रांड रजिस्टर कराना है। यानी ये प्रोडक्ट है, ओ सॉरी, आपने अपने ब्रांड को ब्रांड रजिस्टर कराना है। जैसे ये ब्रांड है नैन फैंग ब्रदर्स। अब नैन फैंग ब्रदर्स जो है ये रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा, आपने अमेरिका के अंदर बेसिकली अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, ठीक है। और उस चीज के लिए बेसिकली आपको फायदे क्या होते हैं? एक तो ये कि आपकी लिस्टिंग को कोई कॉपी नहीं कर सकता, कि मतलब आपकी लिस्टिंग के ऊपर आपका ज्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। आप एडिशनल फीचर जैसे ये वीडियो, आप हर कोई वीडियो ऐड नहीं कर सकता, ब्रांड रजिस्टर्ड लोग जो होते हैं ना वो वीडियो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं तो कुछ ये देखें, ये वाले जो इमेजेस डिजाइन किए हुए हैं, पूरा ये ऐसे अंकल बैठे हुए हैं, आगे उन्होंने फर्दर बताया हुआ है 1 2 3, ठीक है, ये बड़ी फोटो यहाँ लगी हुई है, ये सारा का सारा ब्रांड रजिस्टर्ड कंपनियां कर सकती हैं। ये जो फोटोज है इसको कहते हैं ईबीसी। ईबीसी एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट। तो जो ईबीसी या एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट होता है वो सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड कंपनियां ही कर सकती हैं। वीडियोस भी सिर्फ वही ऐड कर सकती हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री जो होती है वो तकरीबन तकरीबन $700 से $1100 के बीच में होती है, ठीक है। और ब्रांड रजिस्ट्री जो होती है उसका काफी ज्यादा आपको फायदा भी होता है, ओके। अब ब्रांड रजिस्ट्री जो होती है उसके लिए आपने क्या करना है? यूएसपीटीओ, ठीक है, ये है जी यूएसपीटीओ, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क,
ठीक है, ये है पेटेंट, ट्रेडमार्क और आईपी पॉलिसी। पेटेंट अब क्या होता है, पेटेंट भी आपने प्रोडक्ट का चेक करवाना होता है। जब आप फाइनली एक प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेते हो कि मैंने ये सेल करनी है, तो आपने उसमें एक और चीज सबसे पहले चेक करानी है। आमतौर पे फाइवर या अपवर्क से आपको पेटेंट के चेक करने वाले लोग मिल जाते हैं, $50 लगेंगे, 30 से 50। और ये जो प्रोडक्ट है वो आपको बताएंगे कि इसका पेटेंट तो नहीं है। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों ने अपने डिजाइन को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लॉ से, ठीक है, लॉ से उन्होंने अपने हकूक लिए होते हैं कि मेरा डिजाइन ये सेम डायमेंशन का इस तरह का और कोई नहीं सेल कर सकता। ठीक है, और अगर कोई और बंदा उसकी प्रॉपर्टी को वायोलेट करता है तो वो उसके खिलाफ केस कर सकता है, ही कैन सू दैट पर्सन। ठीक है, पाकिस्तान नहीं है कि बस जी सारा, तो यहाँ भी हो जाते हैं केसेस, लेकिन ये है कि वहां पर बहुत सख्ती है। तो वहां पर फिर आपने यूएसपीटीओ पे जाके, यहाँ पेटेंट है, यहाँ आप पेटेंट ले सकते हो। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो। चेक करवाना है तो वो आप फाइवर या अपवर्क से किसी को हायर करो। दूसरी तरफ बात हम कर रहे थे ब्रांड रजिस्ट्री की। ब्रांड रजिस्ट्री से पहले जो काम है ना, वो है ट्रेडमार्क। आपको ट्रेडमार्क का पता होगा, एप्पल जो है, ठीक है, एप्पल फोन, उसका एक एप्पल है, उसका एक ट्रेडमार्क है और हमें पता है कि ये एप्पल का ही है। इसी तरह से अगर लॉजिटेक है तो लॉजिटेक का एक ट्रेडमार्क है उसकी, यानी एक लोगो है। इसी तरह सैमसंग का, लिनोवो का, ठीक है, इंटेल का, इन सब लोगों के लोगोज हैं। एक तो उनका नाम है ब्रांड का, वो तो है ही है, लेकिन दूसरा उनका लोगो है। लोगो को आम जुबान में हम लोगो कहते हैं, मगर अमेरिकन लैंग्वेज में उसको ट्रेडमार्क भी कहते हैं। तो ट्रेडमार्क जो होता है, जिसे लोगो कहेंगे, आपने पहले वो बनवाना होता है। ट्रेडमार्क के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने यहाँ देखो ऑनलाइन आ रहा है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। आपने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करते जाना है। आपने उनको पैसे देने हैं, ठीक है, और वो आपका, वो फिर चेक करेंगे आपके लोगों को प्रॉपर। इसके अंदर तकरीबन 8 से 9 महीने भी लग जाते हैं, बाजू का साल भी लग जाता है ट्रेडमार्क आपका फाइनल होने में। ट्रेडमार्क फाइनल जब हो जाता है तो फिर आप amazon की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोग्राम के अंदर जाते हो, वहां से ब्रांड रजिस्ट्री कराते हो। ब्रांड रजिस्ट्री आपने amazon से करानी होती है और ट्रेडमार्क आपने यूएसपीटीओ से लेना होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अब सारी चीजें समझ आ गई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेटेंट चेक करवाना। और जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्टार्ट में ही ब्रांड रजिस्टर हो जाओ, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आप $25,000 लगा के एक प्राइवेट लेबल शुरू करना चाहते हो, तो फिर बेहतर है कि आप मतलब 5-6 महीनों के बाद ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर भी एनरोल हो जाओ। ठीक है, ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, इन पे पैसे लगते हैं। तो ये सारे पैसे आपने कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट को बताने होते हैं कि जी तुम्हारी जो प्रोडक्ट लॉन्च होनी है उसमें ये खर्चे हैं। इसी तरह एक खर्चा होता है Amazon सेलर सेंट्रल का। मैंने आपको बताया ये बात पहले भी शायद, कि ये जो सेलर सेंट्रल मैंने ओपन किया हुआ है, ये दो तरह का होता है। एक होता है इंडिविजुअल, उसमें पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर आपने कोई भी चीज सेल की है तो वो आपके से $1 ले लेते हैं उस एक चीज के सेल करने का। वो होता है इंडिविजुअल अकाउंट। दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट में वो आपसे पर प्रोडक्ट सेल करने पे $1 नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे हर महीने के $40 लेते हैं। तो वो आपने सेलर सेंट्रल के $40 हर महीने देने हैं। ये खर्चा आपके जहन में होना चाहिए। और बिजनेस अकाउंट होगा तो ब्रांड रजिस्टर होगा, तो आप वीडियोस डाल सकते हैं, तो आप ए प्लस कंटेंट मतलब ईबीसी एनहांस्ड बेस कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये जरूरी है। कुछ लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान में अक्सर वीडियोस देखने को मिलेंगी आपको, आई एम सेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान इन अमेरिका। वाकई वो लोग बेच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर उन्होंने अपने सेलर सेंटर्स बनाए हुए हैं। सेलर सेंट्रल अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बना हुआ है, आपके अपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे। और वो इंडिविजुअल होता है, बिजनेस नहीं होता। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट वो बना लेते हैं और पाकिस्तान से वो अपनी चीजों को सेल भी करते हैं और उनका पैसे भी बचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ये आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। अब आप अपने बड़े बिजनेस की प्लान को सोचते हो कि यार मुझे महीने के 4,000-5,000 डॉलर आएंगे, तो वो बेहतर है कि आप उस चीज की तरफ जाओ जिसमें आपको फायदा है। हाँ, अगर आपने वैसे स्टार्टअप करना है, चेस्ट करना है, ट्राई करना है, तो वो आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज, तो जो दूसरी तरफ लीगल बात मैंने आपको बतानी थी, वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है।
ठीक हो गया। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर वाली बात मैं आपको बार बार बता रही थी कि फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कर लें। फ्रेट फॉरवर्डर तो वो कहाँ से हायर करेंगे आप? फ्रेटोज, FREIGHTOS, OS, फ्रेटोज, ठीक है। ज्यादातर हम लोग इन्हीं से लेते हैं हेल्प। ये फिर जो फ्रेटोज वाले हैं ये बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट को जहां से भी आप उन्हें बताएंगे कि जी फलां जगह से लेनी है, फलां से जगह से उठानी है, और पैकेजिंग और लेबलिंग करनी है। बाज़ औक़ात आपका चाइनीज सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को लेबल नहीं लगाता, वो जो लेबल्स आपने भेजे होते हैं ना, या उसको पैक नहीं करता, ठीक है। तो वो ये सारे लोग ये काम कर सकते हैं पैकेजिंग। वैसे कोशिश आपने ये करनी है कि आपका सप्लायर ही आपके लेबलिंग और जो है ना वो वाला काम करे पैकेजिंग का, क्योंकि ये फिर ज्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर नहीं वो करता तो फिर आप इनसे बात कर लो। बाकी ये वैसे आपकी प्रोडक्ट को वहां से उठाकर, ठीक है, और आपके अमेरिकन के वेयर हाउस तक जो पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आपने से ये पूछना भी है कि जो प्रोडक्ट आप भिजवाने लगे हो क्या इन्होंने पहले इस तरह की कोई प्रोडक्ट भिजवाई है या नहीं भिजवाई है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? आज के लिए काफी है, क्योंकि ये ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये इतनी ही है। जो आपका प्राइवेट लेबल है इसके अंदर तकरीबन यही इंफॉर्मेशन है। और अब आपने इसके ऊपर काम भी करना है, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी भी है, और उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सप्लायर से रेट भी लेने हैं, और आपने मुझे प्रॉपर वो परसेंटेज है 30% और अबव वो भी आपने मुझे जो है वो बना के देनी है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक रह जाएगा और वो होगा आपकी amazon की प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। ये ये कि आप ये प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ से सारा एक ये टॉपिक रह जाएगा, और बस साथ में रह जाएगा रैंकिंग, के हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना होता है। ये दो छोटे छोटे टॉपिक मैं कोशिश करूंगी मैं आपको इसको रिकॉर्ड करके भेज दूं, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि हम लोग जो है वो, मैं कल से नेक्स्ट संडे तक अवेलेबल नहीं हूँ। मैं आई एम गोइंग ऑन वेकेशंस, तो फिर मैं मंडे को आऊंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ही आपका वो जो बाकी हिस्सा भी है ना वो रिकॉर्ड कर दूं, और फिर आप इसको कंप्लीट कर लो और आपका प्राइवेट लेवल हो जाएगा। और जो होलसेल है उसकी मैक्सिमम 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें ठीक है, ओके। अब आप ये काम भी मुझे आपने लाजमी करके भेजना है। होलसेल का हम तभी करेंगे क्लास जिस जब आप मुझे प्राइवेट लेवल की सारी क्लासेस का काम करके जमा कराएंगे, ठीक है ना, ताकि आपका एक हिस्सा क्लियर हो। ओके, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।